रिकी पॉन्टिंग ने एक बिल्कुल सही बात की थी कि जब पाकिस्तान की मर्जी हो वो किसी भी टीम को हराती है और जब उनकी मर्जी ना हो तो वो किसी भी टीम से हार सकती है। तो पाकिस्तान का मैच ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं होता, पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के खिलाफ होता है। और ये दोनों ही टीम्स हमें कल देखने को मिली। पहले हाफ में एक इस तरह की टीम लग रही थी जो लग रहा था ये किसी से हार नहीं सकती, और दूसरे हाफ में एक ऐसी टीम भी देखने को मिली जो लग रहा था ये किसी को हरा ही नहीं सकती। ज़्यादातर मैच के लिए यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही टीम है जो अभी 2 दिन पहले यूएसए से आ रही है। मतलब एक डिफरेंट एनर्जी फ़ील हो रही थी फील्ड में, फ़ील्डर्स अच्छी फ़ील्डिंग कर रहे हैं, बॉलर्स विकेट्स ले रहे थे, बाबर की कैप्टेंसी का हर डिसीजन हमारे हक में जा रहा था। और मुझे पता है जब इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो लोग पॉजिटिव्स पे बात करने का दिल नहीं करता, लेकिन बाबर की कैप्टेंसी पहले हाफ में बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग लग रहा था कि एक प्लान के साथ उतरे हैं। हारिस रऊफ को उसने सारे ओवर सेकंड हाफ में ही दिए, जहाँ पे उसका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। शादाब को उसने कोई बॉलिंग नहीं दी, जो मैं कब से कह रहा हूँ कि शादाब को इस फॉर्म में बॉलिंग देना नहीं बनता। आमिर को लेफ्टीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया। तो लग रहा था कि एक प्लान के साथ हम लोग उतरे हैं, जीतने के लिए उतरे हैं। और हमने इंडिया जैसी टीम को 119 पे ऑल आउट कर दिया, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर रन चेज़ के लिए हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आए, जिसमें फिर से बाबर जल्दी से आउट होके निकल गया। जब कोई बड़ा मैच आता है तो ज़्यादातर बाबर इसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब लोग उसके खिलाफ बात करते थे तो मुझे ये होता था कि यार इतना बड़ा बैट्समैन है, ये आगे और से और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस जब देगा तो इन लोगों का ओपिनियन खुद ही चेंज हो जाएगा। लेकिन सच बात ये है कि हम लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, शायद हमारा आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में ओपिनियन चेंज हुआ है। क्योंकि हम लोग इतना तरसे हुए थे कि हमें कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन मिल नहीं रहा था, कि जब बाबर आया उसने 30 इंटरनेशनल सेंचुरी मारी, हर फॉर्मेट में उसकी अच्छी एवरेज है, तो हम लोग को हो गया कि यार हमारे पास कितना बड़ा बैट्समैन आ गया है। लेकिन सच बात यही है कि बाबर जब कोई बड़ा मैच आता है, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता। जब कोई ये बात करे कि यार बताओ उसने बड़े मैचेस कितने जिताए हैं, तो मैं उसको डिफेंड करने के लिए ये नहीं कह सकता कि नहीं यार बहुत जिताए हैं। मुझे पता है उसके बड़े मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो हम लोग इस तरह के प्लेयर को ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो हमारा बहुत कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। उसके बाद आया रिजवान, जिसका कल के मैच हारने में एक बहुत बड़ा हाथ था। और यार कल जैसे उसको एक दो शुरू में जब चांसेस मिले ना, अर्शदीप सिंह के खिलाफ इनसाइड एज पे ज़रा सा वो विकेट से बची, तो मेरे दिमाग में आ रहा था वो सैम करन ने बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल में उसको इसी तरह से आउट किया था। और उसके बाद फिर हाथों में आया, वो कैच ड्रॉप हुआ। तो मुझे था कि आज शायद आज इसकी किस्मत में लिखा हुआ होगा कि इसने हमें जिताना है। लेकिन मल्टीपल चांसेस मिलने के बाद 44 बॉल्स में 31 बना के गया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि प्लान था क्या, कि पांड्या के खिलाफ, जडेजा के खिलाफ, सिराज के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई चांस नहीं लिया रिजवान ने। और फिर जब इंडिया वाले बुमराह को लेके आए हैं, और आपको पता है कि वो इस वजह से बुमराह को बॉलिंग दे रहे हैं कि वो कोई विकेट निकाल के दे सके, उसके खिलाफ वो इस तरह से घुमा रहे हैं जैसे स्टेडियम से बाहर मारनी है। तो बाकी बॉलर्स के खिलाफ आपने कोई चांस लिया नहीं है। जिस बॉलर का ओवर आपने निकालना था उसको इस तरह से आप खेल रहे हैं। तो क्या प्लान था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। उसके बाद पता नहीं कितने ओवर्स के लिए बीच में आए इमाद वसीम, जिससे जब पूछा कि बेस्ट ऑलराउंडर कौन है तो कहता हाँ इमाद वसीम, कि मैं 4 से लेके 8 तक किसी भी बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग कर लेता हूँ। तो कितने ऑलराउंडर्स में ये वाला टैलेंट होता है। भाई कल आपको मौका मिला था, और बिल्कुल ये इस तरह की परफेक्ट सिचुएशन थी इमाद वसीम के लिए, जब रन रेट बिल्कुल हमारे कंट्रोल में था। उससे बस थोड़ी बहुत स्ट्राइक रोटेट करनी थी और वहाँ से हम लोग कंफर्टेबली मैच जीत सकते थे। और उसने एक ही शॉट, वही कट शॉट करने की कोशिश कर करके बॉल को यूं स्लाइस करना है मैंने। और ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने कसम दी हुई है कि इसके अलावा तुमने कोई और शॉट नहीं खेलनी। एक ही शॉट ट्राई कर करके, और बाउंड्री पे यार आपने देखा हुआ फील्डर भी है, तो या तो आपसे बॉल मिस होगी तो डॉट होगी, या अगर सही खेल भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रन ही मिलेगा। और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ज़ीरो इंटेंट थी जीतने की। थ्रू आउट वो इसी तरह से बस वो करता रहा, प्रेशर बिल्ड होता रहा, एंड तक कुछ भी नहीं कर सका और फिर एंड में रन आउट होके चला गया। फिर आया इफ्तिखार अहमद, जिस पे पता नहीं मैं क्या बात करूँगा। वो क्या हमारा वो फिनिशर है अपनी तरफ से, फुल टॉसेस मिली है उसको, फ्री हिट मिली है, और 9 बॉलों में 5 बना के वो निकला है। और कभी जो कोई मैच हो जो इफ्तिखार ने हमें जिता दिया हो, और मैं ये पहले भी बात कर कर के थक गया कि यार लोग उस पे फोकस इस वजह से नहीं कर रहे कि आज़म खान पे सारे लोग लगे हुए हैं, इफ्तिखार पे कोई बात नहीं कर रहा, और इफ्तिखार बहुत बड़ी हमारे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन हम लोग हमेशा से, हमारा यही रहा है, पता नहीं कितने सालों से यही चीज़ चलती हुई आ रही है
कि एक ही बंदा हमें नुकसान करवाता जाएगा और हमें होता है कि नहीं, टीम का कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होना चाहिए। और जब बहुत देर हो चुकी होती है उसके बाद हमें होता है कि हाँ नहीं, अब तो टाइम आ गया, अब चेंजेस कर देने चाहिए। तो अब अगर आपने कनाडा के खिलाफ या आयरलैंड के खिलाफ अगर इफ्तिखार को निकाल भी दिया तो क्या फ़ायदा है, जब चेंज करने की ज़रूरत थी तब तो आपने किया नहीं है। और मुझे लगता है ऑनेस्टली, अगर इमाद वसीम और इफ्तिखार वगैरह जल्दी थोड़ा आउट हो जाते तो हमारे पास बेहतर चांस होता। अगर नसीम शाह, शाहीन शाह वगैरह को ज़्यादा ओवर्स मिल जाते तो हमारे पास शायद ज़्यादा चांस होता, हम लोग इंडिया को हरा भी देते। नसीम शाह बेचारा एंड में जो रोते हुए गया, वो इसी वजह से कि उसको नज़र आ रहा था बेचारे ने जो भी मेहनत की थी वो सारी ज़ाया हो गई है। वो दिल से खेल रहा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे बैट्समैन के बारे में बंदा क्या कह सकता है। बॉलिंग के वक्त एक ऐसी टीम लग रही थी जो लग रहा था आज पूरी जान लगा देगी जीतने के लिए, और बैटिंग के वक्त एक ऐसी यूनिट नजर आई जो लग रहा था कि कभी जीतने के लिए खेल ही नहीं रही थी। बहरहाल सेम इश्यूज पे बंदा कब तक बात करता रहे, मेरिट पे जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तो इस तरह से दिल ख़राब होते ही रहेगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।